जमानत याचिका में कौन कौन से पॉइंट ज़रूर डालें, आज हम आपको बताने वाले हैं साथियों। एक न्यू एडवोकेट के रूप में जब आप आपराधिक वकालत में कदम रखते हैं तो आपका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम अपने मुवक्किल को जेल से बाहर निकलवाना होता है। एक अच्छी और मजबूत ज़मानत याचिका ड्राफ्ट करना एक कला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआती स्तर से समझेंगे कि एक ज़मानत याचिका में वे कौन कौन से अचूक और अनिवार्य पॉइंट हैं जिन्हें लिखने से जज साहब के सामने आपका केस मजबूत होता है और ज़मानत मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़मानत याचिका का मूल सिद्धांत क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें बेल इज़ द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शंस, ज़मानत नियम है और जेल एक अपवाद है। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी ट्रायल के दौरान भागेगा नहीं और गवाहों को डराएगा नहीं। एक नए वकील के रूप में आपकी पूरी ड्राफ्टिंग इन्हीं दो बातों को साबित करने के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वर्तमान में यदि मामला 1 जुलाई 2024 से पहले का है तो सीआरपीसी की धारा 437 और 439 लागू होगी। यदि एफआईआर 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज हुई है तो नया कानून बीएनएसएस 480 धारा और 483 धारा इसमें लागू होगी। ड्राफ्टिंग करते समय संबंधित कानून की सही धारा का आपको उल्लेख करना चाहिए। ज़मानत याचिका में शामिल किए जाने वाले अनिवार्य पॉइंट्स कौन कौन से आपको रखने हैं। एक आदर्श ज़मानत याचिका को जो पॉइंट्स हैं आप में उसमें कौन कौन से क्रम में आपको ड्राफ्ट करना है, न्यू एडवोकेट्स को आपको ध्यान रखने हैं। पहला, न्यायालय और मामले का विवरण। याचिका की शुरुआत में सबसे ऊपर न्यायालय का नाम और केस का विवरण उसमें होना चाहिए। उदाहरण के लिए न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रार्थी, आरोपी का नाम बनाम राज्य, एफआईआर नंबर, धारा जो भी बीएनएस के तहत बनती है और पुलिस स्टेशन का नाम। दूसरा, प्रथम दृष्टया मामला न बनना। यह ज़मानत का सबसे बड़ा आधार है। आपको जज साहब को यह विश्वास दिलाना होता है कि एफआईआर पढ़ने के बाद आपके मुवक्किल के खिलाफ को सीधे तौर पर कोई पुख्ता अपराध नहीं बनता है। क्या आपको लिखना चाहिए? स्पष्ट करें कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, जो कि एफआईआर में लिखी गई कहानी मनगढ़ंत है और पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उदाहरण से समझते हैं, यदि डकैती या चोरी का केस है तो लिखें आरोपी के पास से कोई चोरी का सामान रिकवर नहीं हुआ है, जो साबित करता है कि उसे झूठा फंसाया गया है, जो कि यह साबित करता है कि उसे झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास का न होना। न्यायालय आदतन अपराधियों को ज़मानत देने से बचता है। साथियों, आपको क्या लिखना चाहिए? यदि आपके मुवक्किल का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो एक पैराग्राफ स्पष्ट रूप से डालें। प्रार्थी आरोपी एक शांत प्रिय और कानून का पालन करने वाला नागरिक है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है रिकॉर्ड अपराध में और यह उसका पहला कथित अपराध है। अगला है जांच का पूरा होना और आरोप पत्र। पुलिस आरोपी को कस्टडी में इसलिए रखती है ताकि वह सबूतों की जांच कर सके। यदि जांच पूरी हो गई तो जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपको क्या लिखना चाहिए? यदि पुलिस ने चालान पेश कर दिया है तो लिखें इस मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी की जा चुकी है और माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। अब आरोपी से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी या पूछताछ शेष नहीं है, इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अगला, समानता का सिद्धांत। यह पॉइंट तब काम आता है जब एक ही केस में कई आरोपी हों। क्या आपको लिखना चाहिए? यदि आपके मुवक्किल के साथ किसी अन्य सह आरोपी को इसी न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत मिल चुकी है तो आप समानता की मांग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस मामले में सह आरोपी कै की भूमिका प्रार्थी के बिल्कुल समान थी और उसे माननीय न्यायालय द्वारा इतने दिनांक को ज़मानत का लाभ दे दिया गया है, ज़मानत दी जा चुकी है। अतः समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रार्थी भी ज़मानत का अधिकारी है। समाज में गहरी जड़ें और भागने का डर न होना, ये भी आपको लिखना चाहिए। जज साहब को हमेशा यह डर रहता है कि ज़मानत मिलने के बाद आरोपी भाग न जाए।
आपको इस डर को दूर करना होता है। इसमें आपको लिखना होगा कि प्रार्थी स्थानीय निवासी है, इसका परिवार पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता इसी शहर में रहते हैं, उसकी समाज में गहरी जड़ें हैं और उसका अपनी अचल संपत्ति व्यवसाय छोड़कर भागने का कोई अंदेशा नहीं है। अगला, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का वचन। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरोपी बाहर जाकर पीड़ित पक्ष को धमकाएगा नहीं। आपको क्या लिखना है? एक पैराग्राफ में अदालत को अंडरटेकिंग दें। प्रार्थी अदालत को यह विश्वास दिलाता है कि जमानत मिलने पर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराएगा, धमकाएगा नहीं और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। स्वास्थ्य, आयु और महिला होने का विशेष आधार। कानून के तहत महिलाओं 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बीमार या अत्यंत वृद्ध व्यक्तियों को ज़मानत में विशेष छूट दी जाती है। आपको क्या लिखना चाहिए? यदि आपका मुवक्किल इन श्रेणियों में आता है तो इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में हाईलाइट करें। यदि बीमारी का आधार ले रहे हैं तो प्रासंगिक मेडिकल रिपोर्ट याचिका के साथ ज़रूर संलग्न करें। मुकदमे में देरी। भारतीय अदालतों में ट्रायल पूरी होने से कई सालों लग जाते हैं। उसमें किसी को बिना दोष साबित हुए सालों जेल में नहीं रखा जा सकता है। आपको क्या लिखना चाहिए? वर्तमान मामले में अभियोजन के 20 गवाह हैं और ट्रायल पूरा होने में काफ़ी लंबा समय लगने की संभावना है। बिना दोष साबित हुए प्रार्थी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। 10वां, अदालत की सभी शर्तों को मानने का वचन देना। याचिका के अंतिम पैराग्राफ में हमेशा यह विश्वास दिलाएं कि आरोपी हर शर्त मानने को तैयार है। आपको क्या लिखना चाहिए? प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा जमानत के लिए लगाई गई हर शर्त का पालन करने के लिए तैयार है। वह विश्वसनीय स्थानीय जमानतदार पेश करने के लिए तैयार है और मुकदमे की हर पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। 11वां, अंत में प्रार्थना। यह याचिका का सबसे आखिरी हिस्सा है। यहाँ आप जज से सीधा अपना अनुतोष मांगते हैं। क्या लिखना चाहिए? अतः माननीय न्यायालय से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों और न्याय के हित में ध्यान रखते हुए प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार की जाए और उसे मुकदमे के निस्तारण तक जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। न्यू एडवोकेट के लिए महत्वपूर्ण कोर्ट टिप्स आपको बता देते हैं कि आपको शपथ पत्र में जमानत याचिका कभी भी बिना शपथ पत्र के दाखिल नहीं होती है। आरोपी जेल में होता है, इसलिए यह शपथ पत्र उसके किसी करीबी रिश्तेदार, पैरवीकार जैसे पिता, भाई या माता, पत्नी द्वारा दिया जाता है। एफआईआर को ब्रह्म वाक्य न माने। नए वकीलों अक्सर सोचते हैं कि जो एफआईआर लिखी है वही जज वही मानेंगे। ऐसा नहीं है। एफआईआर अभियोजन यानी पुलिस की कहानी है। आपका काम उस कहानी में कानूनी खामियां निकालना है। अनावश्यक भावनाएं आपको नहीं लिखनी है। अदालतें भावनाओं पर नहीं बल्कि कानूनी आधारों पर चलती हैं। याचिका में यह लिखने से बचें कि आरोपी बहुत गरीब है या उसके बच्चे रो रहे हैं, जब तक कि यह केस का हिस्सा न हो। इसके बजाय ऊपर हमने आपको जो बताए हैं बिंदु, आप उन पर जोर दे सकते हैं। हल्के मुकदमे से शुरुआत करें। अपनी प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में चेक बाउंस में ज़मानत या मारपीट जैसे ज़मानतीय और कम सज़ा वाले मुकदमों से शुरुआत करें ताकि आपका ड्राफ्टिंग और कोर्ट में बहस करने का आत्मविश्वास बढ़ सके। तो साथियों, एक बेहतरीन ज़मानत याचिका वो होती है जो संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो और जिसमें आरोपी के कानूनी अधिकारों का मजबूती से बचाव किया गया हो। हमने जो बिंदुओं आपकी याचिका जो हमने आज आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। आप नया टॉपिक किस पर चाहते हैं वो बता दीजिएगा। आपको बता दें ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।